हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी फ्रेश चैप्टर दैट इज ऑन स्टेट लेजिस्लेचर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। अभी यूसीएससी चल रहा है एंड अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, इसके अंदर अच्छी रैंक आती है, तो यू कैन गेट Amazon voucher of up to 5,000 रुपीज। एंड हर दिन ये हो रहा है 2 नवंबर से 6 नवंबर तक, यानी कल इसका लास्ट डेट है। तो आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करिए, एनरोल ज़रूर करिए। ऑल्सो November 13 को होने वाला एक टेस्ट सुबह 11 बजे, 1 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। इसमें भी ज़रूर पार्टिसिपेशन करिएगा। अब देखिए, यूपीएससी सीएससी के बैचेस जो हैं वो न्यू स्टार्ट हो गए हैं। आप इन बैचेस के अंदर एनरोल कर सकते हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी प्लस पर अमन शर्मा सर आपके लिए डेली करंट अफेयर शो लेकर आते हैं, दैट इज डीसीए, जिसके अंदर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या फिर पीआईबी, अन्य जो भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब डेली बेसिस पर कवर होता है। तो आप उनके साथ वहां पर जुड़ सकते हैं एंड अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं। अगर हम स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो इट ऑक्यूपाइज अ प्री एमिनेंट एंड सेंट्रल पोजीशन जब हम पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ स्टेट की बात करते हैं। जैसे कि सेंट्रल लेवल पर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं, वैसे स्टेट लेवल पर वी टॉक अबाउट द स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 168 से 212 तक इसके बारे में बताया गया है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन होगा, कॉम्पोजिशन होगा, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स कौन कौन से होंगे, प्रोसीजर, प्रिविलेजेस, पावर, इन सब के बारे में बताया गया स्टेट लेजिस्लेचर का। एंड ये जो आर्टिकल्स हैं ये पार्ट नंबर 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। दो बिल्कुल सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जैसे काउंसिल बिल्कुल ही डिफरेंट है, जैसे कि हमें राज्यसभा देखने को मिलता है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। सेंट्रल लेवल पर राज्यसभा, स्टेट लेवल पर वी हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर बाई कैमरल लेजिस्लेशन है तो बिल्कुल डिफरेंट है, पर थोड़ा बहुत हमें सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो दो प्रकार के हो सकते हैं। या तो यूनिकैमरल सिस्टम हो, यूनिकैमरल का मतलब ये कि बस आपके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, या फिर बाइकैमरल लेजिस्लेशन हो सकता है। बाइकैमरल का मतलब ये है कि आपके पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही, पर उसके साथ आपके पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो ये दो प्रकार की हमें ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिलती है। एट प्रेजेंट सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर हमें बाई कैमरल लेजिस्लेशन देखने को मिलता है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। ये स्टेट कौन कौन सी है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये सब है। पहले जम्मू एंड कश्मीर जो था उसके अंदर भी बाई कैमरल लेजिस्लेशन था, पर जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के द्वारा। तो 2019 के अंदर जब जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन हुआ, उस टाइम पर हमें ये चीज आती हुई नजर आई। तो यहाँ पर आप ये पिक्टोरल वे में भी समझ सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को हटा देना, ठीक है, कि इसे अभी अभी 2019 के अंदर इसको एक तरीके से यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया है। वेर एज बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें बाई कैमरल सिस्टम देखने को मिलता है। अब देखो तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2010 जो है वो फोर्स में नहीं आया। लेजिस्लेटिव काउंसिल इन आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें, इट वॉज रिवाइव्ड बाय द आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005। तो ये सिनेरियोज बताए गए कि अलग अलग स्टेट में क्या हुआ। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट जो 1956 के अंदर आया था, उसने ये कहा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर। हाउएवर इसके रिगार्डिंग क्योंकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ भी सामने हमें फॉरवर्ड आता हुआ नहीं आया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो इसलिए अभी भी किसी ऐसी नोटिफिकेशन को नहीं माना जा रहा है, ना ही मध्य प्रदेश के अंदर बाई कैमरल लेजिस्लेशन है। अभी उसके पास सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जो कि अपना वर्किंग को देखती है। चलिए अब देखिए 22 स्टेट्स जो है उनके पास अभी भी यूनिकैमरल सिस्टम है। इसका मतलब ये उनके पास सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि बार बार हम स्टेट लेजिस्लेचर का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि स्टेट लेजिस्लेचर का क्या मतलब है। स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब है पहले तो गवर्नर, फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड अगर बाई कैमरल लेजिस्लेशन है तो उसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर ये नहीं है, आपको यूनिकैमरल सिस्टम देखने को मिल रहा है, तो ये दोनों कंस्टिट्यूट द स्टेट लेजिस्लेचर।
In the state having bicameral system, state legislature consists of governor, legislative council and the legislative assembly. अब लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है. इट इज द अपर हाउस यानी सेकेंड चैम्बर या फिर हाउस ऑफ द एल्डर्स. जैसे कि सेंट्रल लेवल पर हम राज्यसभा समझते हैं, वैसे स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है. वेरेज लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको विधानसभा कहा जाता है स्टेट लेवल पर, वो लोअर हाउस होता है या फिर फर्स्ट चैम्बर होता है या पॉपुलर हाउस होता है. पॉपुलर क्यों? क्योंकि लोगों के डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू हमें देखने को मिलता है एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का इस्तेमाल करते हुए लोग वोट करते हैं और उसके बाद डायरेक्टली लोगों को लेकर आते हैं. तो इसलिए इसे पॉपुलर हाउस कहा जाता है, लोगों का मत को ये दिखाता है. तो ये आपको याद रखना है, अपर हाउस लोअर हाउस. अपर हाउस कौन सा है? लेजिस्लेटिव काउंसिल. लोअर हाउस कौन सा है? दी लेजिस्लेटिव असेंबली, या जिसको विधानसभा भी कहा जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फॉर द एबोलिशन या फिर क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट्स. अगर स्टेट को लग रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत है तो वो उसको लेकर भी आ सकती हैं. अगर स्टेट को लग रहा है कि अब हमें जरूरत नहीं है, वो उसको अबॉलिश भी कर सकती हैं, हटा भी सकती हैं. अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है वो अबॉलिश कर सकते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को जहां पर वो एग्जिस्ट करती है, एंड ऑल्सो क्रिएट कर सकते हैं अगर इन्हें देखने को मिल रहा है एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है एंड उसकी रिक्वायरमेंट है, तो उसको फॉर्मेशन भी उसका देख सकती है पार्लियामेंट. इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट पासेज द रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट, इसका मतलब ये है कि अगर वो पर्टिकुलर स्टेट इसके रिगार्डिंग एक रेजोल्यूशन को लेकर आती है कि नहीं हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की जरूरत है, तो पार्लियामेंट उसको फॉर्म कर सकता है, उसको क्रिएट कर सकता है. अब ये जो रेजोल्यूशन है ये कैसे पास होगा? ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा. स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है? अ मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली. ठीक है, अब देखो टोटल मेंबरशिप अगर आप मानिए जैसे 400 अगर लोग हैं मानिए, तो इनका हाफ कितना हुआ? 200. तो 200 से ज्यादा होना चाहिए. दिस इज मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली. एंड इसके साथ साथ क्योंकि स्पेशल मेजोरिटी है, इसको हमने पहले भी कवर किया है, मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली प्रेजेंट एंड वोटिंग. कि अगर सपोज करिए कि 300 लोग वहां पर प्रेजेंट है ना, तो 300 का 2/3 कितना हो गया? 200 है ना. तो इससे ज्यादा होना चाहिए. यहाँ पे तो नंबर सेम हो गए पर हमें डिफरेंट भी नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है या फिर टोटल मेंबरशिप की जितनी मेजोरिटी होनी चाहिए. तो ये दोनों जो क्राइटेरिया है ये फुलफिल होने चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के लिए, तभी कहीं ना कहीं हमें रेजोल्यूशन पास होता हुआ नजर आएगा एंड फर्दर पार्लियामेंट जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म करेगी. दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट टू बी डीम्ड एज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इसको एक अमेंडमेंट के रूप में नहीं देखा जाएगा कि आर्टिकल 368 के अंदर इसका एम्बेट आता है. एक ऑर्डिनरी पीस ऑफ लेजिस्लेशन की तरह ये कहीं ना कहीं पास होगा, एक सिंपल मेजोरिटी के रूप में हमें आता हुआ नजर आएगा. रियल आइडिया ये है कि सेकंड चैम्बर जो है बेसिकली ये कहा गया था कि सेकंड चैम्बर जो है उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था ये कहते हुए कि इसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है एंड इसकी वजह से बस प्रोसेस डिले हो जाएगा. जो काम आसानी से लेजिस्लेटिव असेंबली कुछ ही लोगों में डिस्कशन करके कर सकती है, उसको क्यों टाइम वेस्ट कर कर दूसरे अभी हाउस को देना, फिर उसके बाद वो उसके ऊपर डिस्कशन मिलेंगे, फिर और टाइम निकल जाएगा. तो डिलेड हमें देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव प्रोसेस. ऑल्सो एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूशन है क्योंकि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर बहुत सारे ज्ञानी लोग देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग फील्ड्स के अंदर काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं. तो ये सब कुछ क्वेश्चन रखे जा रहे थे, बट इसके रिगार्डिंग ये है कि स्टेट चाहे तो इसको लेकर आ सकती हैं, चाहे तो इसको अबॉलिश भी कर सकती हैं. ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी विलिंगनेस एंड उनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है. अब देखो ये एग्जाम्पल के रूप में बताया गया कि जैसे आंध्र प्रदेश है. आंध्र प्रदेश गॉट इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1957, पर उन्होंने उसको अबॉलिश भी कर दिया 1985 के अंदर. द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन आंध्र प्रदेश वॉज अगेन रिवाइव्ड, फिर से उसको लाया गया 2007 के अंदर आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005. अब तमिलनाडु की अगर हम बात करें, उन्होंने भी अबॉलिश कर दिया था 1986 के अंदर, एंड पंजाब ने, वेस्ट बंगाल ने, इन्होंने भी 1969 के अंदर अबॉलिश कर दिया था. तो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है. स्टेट को अगर लग रहा है होनी चाहिए तो होगी, स्टेट को अगर लग रहा है जरूरत नहीं है तो वो उसको अबॉलिश भी कर सकते हैं. एंड यहाँ पर एग्जाम्पल देखो तमिलनाडु का भी दिया गया है कि तमिलनाडु में भी हमें ऐसा ही कुछ सिनेरियो देखने को मिला. However, before this act was enforced, the Legislative Assembly of the Tamil Nadu passed another resolution 2011 के अंदर seeking abolition of the proposed legislative council. तो यहाँ पर ये बताया गया कि ये तमिलनाडु के अंदर हमें देखने को मिला लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिगार्डिंग. पहले आया फिर गया, फिर आया फिर गया,
ठीक है, तो ये है, स्टेट को अगर लग रहा है रिक्वायरमेंट है लेकर आ सकते हैं, स्टेट को अगर लग रहा है रिक्वायरमेंट नहीं है, उनके ऊपर बर्डन हो रहा है, तो वो इसको अबॉलिश भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। चलिए कॉम्पोजिशन ऑफ द टू हाउसेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉम्पोजिशन को देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ को देखो। देखो सबसे पहले तो ये है कि अगर हम रिप्रेजेंटेटिव्स को देखते हैं जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, वो कैसे आते हैं? वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आते हैं। हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का भरपूर इस्तेमाल करते हुए वोट करने जाते हैं, एंड उसी के बाद जो भी निर्णय आता है उसी के रिगार्डिंग हमें देखने को मिलता है कि जो लोग हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इज फिक्स्ड एट 500, ठीक है, ये मैक्सिमम है 500 एंड मिनिमम है 60, इतनी तो होनी ही चाहिए। दिस मीन्स कि 60 टू 500 के बीच में अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ वेरी हो सकती है, डिपेंड ऑन दी पॉपुलेशन साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। जैसे कि यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर स्ट्रेंथ भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब इसी को अगर आप कंपेयर करोगे सिक्किम से, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। जैसे कि इन केस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, मिनिमम नंबर जो है वो 30 फिक्स कर दिए गए हैं कि इतने तो होने ही चाहिए। एंड इन द केस ऑफ मिजोरम एंड नागालैंड 40 एंड 46 रिस्पेक्टिवली कर दिया गया है। अब देखिए फर्दर, सम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सिक्किम एंड नागालैंड आर आल्सो इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है, तो इनडायरेक्टली भी कुछ लोगों का इलेक्शन जो है वो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स, अब देखो कुछ मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है। अब नॉमिनेट कौन करता है? गवर्नर नॉमिनेट करता है, क्योंकि यहाँ पर हम स्टेट लेवल पर बात कर रहे हैं, पर ये पहले होता था। अभी रिसेंटली हमें 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता हुआ नजर आया, एंड उसके अंदर हमें चेंजेस आते हुए नजर आए। 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इसके अंदर ये हुआ कि ये जो रिजर्वेशन मिलता था एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को, इसको हटा दिया गया लोकसभा के अंदर भी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर भी। एंड SC ST के लिए जो उनको रिजर्वेशन मिल रहा है उसको 10 ईयर्स के लिए और भी ज्यादा एक्सटेंड कर गया। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है 104th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। आप अपनी एम लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर इसको ऊपर स्पेशली एड ऑन करके लिख देना। ये मत याद रखना कि गवर्नर अभी भी एक पर्टिकुलर इंसान को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लेकर आएंगे, उनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है, पहले तो ये देख लीजिए। एंग्लो इंडियन का मतलब ये है वो पर्सन जो कि कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं, पर अगर हम उनकी फादर साइड को देखते हैं या मेल प्रोजेनिटर्स को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं यूरोपियन डिसेंट के हैं या यूरोप की जो कंट्रीज हैं वहां से उनका कुछ रिलेशन है, तो इनको कहा जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है। तो इनको पहले रिजर्वेशन मिलता था जिससे इनका अपलिफ्टमेंट हो सके सोसाइटी के अंदर, पर अब इनका जो ये जो रिजर्वेशन है उसको हटा दिया गया है लोकसभा के अंदर भी, सेंट्रल लेवल पर, एंड लेजिस्लेटिव ये जो असेंबली होती है इसके अंदर भी इसको हटा दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। टेरिटोरियल कंस्टिट्युएंसीज, देखिए जब हम टेरिटोरियल कंस्टिट्युएंसीज की बात करते हैं तो फॉर द पर्पस ऑफ द डायरेक्ट इलेक्शन जो कि होने असेंबली के अंदर, हर स्टेट को डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कंस्टिट्युएंसीज के अंदर। एंड ये जो डिमार्केशन है ये किस बेसिस पर होता है? इस बेसिस पर होता है कि हर कंस्टिट्युएंसी के अंदर हमें लगभग सेम सी पॉपुलेशन देखने को मिले। इट इज डन इन सच अ मैनर कि रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कंस्टिट्युएंसी एंड द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू इट इज सेम थ्रू आउट द स्टेट, ठीक है, सेम देखने को हमें मिल रही है सारी कंस्टिट्युएंसी के अंदर जो कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर है। इस तरीके से पॉपुलेशन के बेसिस पर इसको डिवाइड किया जाता है, नंबर ऑफ सीट्स को भी इसी के अकॉर्डिंगली देखा जाता है, अलॉट किया जाता है। द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन का क्या मतलब है? द पॉपुलेशन एज असर्टेन्ड एट द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, जो लास्ट लीगल सेंसस हुआ है उसके अंदर जो पॉपुलेशन आई है उसके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन को देखा जाता है। तो दिस इज हाउ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसीज आर डिमार्केटेड। उसके बाद देखो रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ठीक है, तो आफ्टर ईच सेंसस रीएडजस्टमेंट भी हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि हमें असेंबली में अंदर देखने को मिल रही है ऑफ ईच स्टेट, वो चेंज हो सकती है। डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्युएंसी कम ज्यादा हो सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। जैसे सेंसस आता है, ज्यादातर हमें हर सेंसस के थ्रू देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन बढ़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग टेरिटोरियल कंस्टिट्युएंसीज भी बढ़ सकती हैं। पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया इसके रिगार्डिंग कि वो डिटरमाइन कर सकते हैं अथॉरिटी को एंड द मैनर को इन विच इट इज मेड, ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग वो क्या कर सकती है? पार्लियामेंट देख सकती है कि कौन अथॉरिटी इसके रिगार्डिंग देखेगी, किस मैनर में ये चीज को कंडक्ट करवाया जाएगा। पार्लियामेंट ने विद टाइम इनेक्ट किया है डीलिमिटेशन कमीशन को, इसके लिए
1952 में आई, फिर 1962 में आई, फिर 1972 में, फिर 2002 में, फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस ओनली। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंदर उसने क्या किया, उसने फ्रोज कर दिया टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो कि असेंबली के अंदर होंगी हर स्टेट के अंदर, एंड द डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल, जो टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी है उसको एक तरीके से फ्रीज कर दिया, कह दिया कि अभी जो है वो इतना ही रहने वाला है, कब तक के लिए, 2000 तक रहने वाला है एट दी 1971 लेवल। तो 1971 लेवल से जितना सोचा गया है वो 2000 तक इतना रहने वाला है। ये जो बैन है ऑन रीएडजस्टमेंट ये फर्दर विद टाइम एक्सटेंड कर दिया गया था एंड अभी ये 2026 तक एक्सटेंडेड है। बाय द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 इसको लेकर आया गया था, इसको फर्दर एक्सटेंड किया गया था 2026 तक। ये जो सीलिंग है ये लगी रहेगी जितना स्टेट के अंदर है, ठीक है, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं असेंबली के अंदर वो उतनी ही रहेंगी, एंड ऑल्सो डिवीजन ऑफ द स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी ये भी 2026 तक उतना ही रहने वाला है। आप देखिए ये आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी है, ठीक है। 87th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 provided for delimitation of the constituency on the basis of 2001 census and not 1991 सेंसस। पहले क्या था, 1991 का जो सेंसस था उसके अकॉर्डिंग होता था, पर क्योंकि 2001 के अंदर न्यू सेंसस आया तो अब इसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि कैसे क्या पॉपुलेशन हो रही है, क्या नहीं हो रही, कैसे कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटी जाएंगी, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। चलिए बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑफ SC/ST के रिगार्डिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है कि रिजर्वेशन दिया जाएगा शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इन दी असेंबली ऑफ ईच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन रेशो। तो उनका पॉपुलेशन भी मैटर करता है, पॉपुलेशन के रेशो के बेसिस पर इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड होता है। अब इसको 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 10 साल के लिए, ठीक है, 10 साल और इनको ये रिजर्वेशन प्रोवाइड होगी। ओरिजिनली ये जो रिजर्वेशन था ये 10 साल तक के लिए रहने वाली थी, यानी 1960 तक ये रहने वाली थी, बट इसको फर्दर बार बार एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको फर्दर 10 साल के लिए और भी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखिए कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल, ये तो हमने असेंबली की देख ली। जब हम काउंसिल की बात करते हैं तो अनलाइक द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, तो इनके रिगार्डिंग डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं उसको फिक्स कर दिया गया है कि 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, 406। तो ये आपको याद रखनी है, 1/3 406। इट मीन्स कि साइज ऑफ द काउंसिल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द असेंबली। अगर साइज ऑफ द असेंबली ज्यादा है उसका 1/3 ले लो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसी के अकॉर्डिंग बताई गई है, मिनिमम स्ट्रेंथ भी बताई गई है, तो ये यहाँ पर बताया गया। अब देखो ये क्यों है, क्यों इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंग चल रहा है, जिससे लेजिस्लेटिव असेंबली की जो प्रीडोमिनेंसी है वो बरकरार रहे। क्यों, क्योंकि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो लोग आ रहे हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों का मत दिखा रहे हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, लोगों ने उनके लिए वोट किया है, तो उनकी जो डोमिनेंसी है वो बरकरार रहनी चाहिए एज कंपेयर टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। दो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट को, द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल इज फिक्स्ड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट ने इसको डिसाइड किया। अब देखो इनका सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, इनका मैनर ऑफ इलेक्शन, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर कैसे लोग आते हैं, कैसे इलेक्शन होता है। तो 1/3 जो लोग हैं उनको इलेक्ट किया जाएगा बाय द मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज। अब लोकल बॉडीज का क्या मतलब है, म्यूनिसिपैलिटीज हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गई, ये इन लोगों को लेकर आएंगे, 1/3 ऑफ द स्ट्रेंथ को लेकर आएंगे। उसके बाद 1/12 जो स्ट्रेंथ है they will be elected by the graduates of 3 years standing and residing within the states। तो जो graduates हैं जो कि कहीं ना कहीं जिनको समझ है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपना दिखाएंगे कि उन्हें कैसा लीडर चाहिए, ठीक है, तो वो इनको लेकर आ सकते हैं। 1/12 are elected by the teachers also of 3 years standing in the state, एंड वो उनके जो डिग्री है जैसे वो कम नहीं होनी चाहिए सेकेंडरी स्कूल के बेसिस पर। मतलब इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं कि प्राइमरी स्कूल के टीचर्स की यहाँ पर बात हो रही है, नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन द सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, इतना तो होना ही चाहिए। तो ये टीचर्स जो कि 3 साल से उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है, ये इसको इनको इलेक्ट करेंगे। अब ग्रेजुएट का भी यहाँ पर ये बताया गया है कि ऑफ 3 years, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। 1/3 जो है दे विल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली among the persons who are not member of the assembly। तो 1/3 जो पॉपुलेशन है उसको लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहीं ना कहीं लेकर आएगी। एंड लास्ट क्या है
कि कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा, जिनको गवर्नर को लगता है कि ये बहुत स्पेशल नॉलेज है इनके अंदर, एंड इनको कहीं ना कहीं बहुत सम्मानित भी किया गया है लेजिस्लेचर के रिगार्डिंग, साइंस के रिगार्डिंग, आर्ट के रिगार्डिंग, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल वर्क, इनके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं इन्होंने काम किया है, सोसाइटी के ऊपर एक इम्पैक्ट लाए हैं ये, तो उनका नाम गवर्नर नॉमिनेट कर सकते हैं कि हाँ ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट होंगे। 5/6 ऑफ द टोटल नंबर अगर हम देखें तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, पर 1/6 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो नॉमिनेट होती है गवर्नर के द्वारा। अब ये जो मेंबर्स हैं ये कैसे इलेक्ट होंगे, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आएंगे। अब देखो ये जो दोनों ही वर्ड हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने कवर किया था, एंड आगे भी फर्दर हमने इसको वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन के अंदर भी कवर किया था। तो अगर आपने मेरे साथ उसको कवर नहीं किया है कोई बात नहीं, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप इसको कवर कर सकते हैं। द बोना फाइडी और प्रोप्राइटी ऑफ द गवर्नर्स नॉमिनेशन इन एनी केस कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। अब देखो इसको, ये जो डिसीजन लिया जाएगा गवर्नर के द्वारा कि किसका नॉमिनेशन होगा, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट के अंदर कि गवर्नर ने सही किया है, गवर्नर ने गलत किया है, आप ये चीज नहीं कह सकते। दिस स्कीम ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टेंटेटिव। अब देखो ये फाइनल नहीं है, ये टेंटेटिव है। जैसे कि किसी एग्जाम की टेंटेटिव लिस्ट आती है ना, उसके बाद फाइनल लिस्ट आती है, वैसे ये टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है। पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है कि वो इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो जैसे 1/3, 1/12, 1/12, फिर 1/3, फिर 1/6 हमें देखने को मिलता है नॉमिनेट होते हैं ना, इसको चेंज भी किया जा सकता है। हाउएवर अभी तक इसको चेंज नहीं किया गया। आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको स्टेट लेजिस्लेचर का ये जो लेक्चर है ये अच्छा लगा होगा। अभी पूरा चैप्टर हमारा रह रहा है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसको हम आगे अगले फर्दर जो भी हमारा लेक्चर आएगा उसके अंदर हम कवर कर लेंगे। ऐसे ही आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज के थ्रू पढ़ते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट।